आज की हमारी पड़ताल 18वीं सदी के भारत के एक ऐसे राज्य पर है जो मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर खड़ा हुआ, अवध। हमारे पास जो दस्तावेज और किताबें हैं वे एक बहुत ही कमाल की कहानी बताती हैं। बिल्कुल, ये कहानी है कि कैसे गिरती हुई दिल्ली की सल्तनत के बीच अवध एक स्वतंत्र शक्ति बनकर उभरा। हाँ, और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इसके शासकों ने उस दौर के उथल-पुथल को आखिर संभाला कैसे राज किया और एक ऐसी सांस्कृतिक पहचान बनाई जिसे हम आज भी लखनवी तहजीब के नाम से जानते हैं। और ये कहानी सिर्फ सत्ता की नहीं है, ये इस बात की भी है कि कैसे मुश्किल हालात में भी स्थिरता और समृद्धि लाई जा सकती है। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? हम देखेंगे कि कैसे एक गवर्नर का पद धीरे धीरे एक खानदानी रियासत में बदल गया और कैसे उसके शासकों ने उस दौर की, आप कह सकते हैं, खतरनाक राजनीति में अपनी जगह बनाई। तो आज हम शुरुआत करेंगे अवध के संस्थापक सआदत खान से। ये जानना दिलचस्प होगा कि जब चारों तरफ अफरा तफरी मची थी तो उन्होंने एक पूरे सूबे को काबू में कैसे किया। फिर हम उनके वारिस सफदर जंग के दौर में चलेंगे जिन्होंने शांति और दौलत की नींव रखी। और आखिर में हम इन नवाबों की निजी जिंदगी के एक ऐसे पहलू पर भी नजर डालेंगे जो शायद हमारे मन में बनी बनाई छवि को पूरी तरह तोड़ के रख देगा। चलिए तो फिर इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। अवध की नींव आखिर रखी कैसे गई? तो देखिए, जब मुगल साम्राज्य केंद्र में कमजोर पड़ रहा था तो उसके कई सूबेदार यानी गवर्नर अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। अच्छा। उन्हीं में से एक थे सआदत खान बुरहानुल मुल्क, जिन्हें 1722 में अवध का सूबेदार बनाकर भेजा गया था। पर वो सिर्फ एक अधिकारी तो नहीं थे? नहीं, वो सिर्फ एक अधिकारी नहीं थे, बल्कि उनमें एक राज्य बनाने की एक दूरदृष्टि थी। लेकिन उन्हें कोई शांत इलाका तो थाली में सजाकर मिला नहीं होगा। हमारे स्रोत बताते हैं कि उस वक्त अवध में हर तरफ बगावत के सुर उठ रहे थे, जमींदार सिर उठा रहे थे। तो जमीन पर असल में हालात क्या थे? हालात बहुत खराब थे। ये कोई छोटी मोटी बगावत नहीं थी। मतलब? बड़े बड़े जमींदारों ने न सिर्फ लगान यानी भू राजस्व देना बंद कर दिया था, बल्कि उन्होंने अपनी अपनी निजी सेनाएं बना ली थी। अपनी सेनाएं? हाँ, जगह जगह मिट्टी के किले खड़े कर लिए थे और वो सीधे सीधे शाही हुकूमत को चुनौती दे रहे थे। सादत खां को कई साल तक लगातार उनसे जूझना पड़ा। कई साल तक? जी, ये एक कभी न खत्म होने वाला संघर्ष जैसा था। तो यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। आमतौर पर लगता है कि ऐसे विद्रोह को कुचलने का एक ही तरीका है, मतलब ब्रूट फोर्स। हाँ। लेकिन सादात खान ने कुछ अलग किया। उन्होंने तलवार के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल किया, जो उस दौर में बहुत आम नहीं था। ये क्या रणनीति थी? उनकी रणनीति, आप कह सकती हैं, दोहरी थी। पहली बात, उन्होंने बड़े और ताकतवर जमींदारों पर सख्ती की, उनकी अराजकता को दबाया। ठीक है। इससे सरकार का खजाना भरने लगा और उनका दबदबा भी कायम हुआ। लेकिन, और ये सबसे जरूरी हिस्सा है, उन्होंने हारे हुए जमींदारों को पूरी तरह खत्म नहीं किया। अच्छा, तो क्या किया उन्होंने? जब कोई जमींदार हार मान लेता और वक्त पर लगान चुकाने का वादा करता तो उसकी जमीन और जागीर उसे वापस दे दी जाती थी। ये तो कमाल की रणनीति है। मतलब उन्होंने अपने दुश्मनों को खत्म करने के बजाय उन्हें अपने सिस्टम का हिस्सा बना लिया। बिल्कुल, एक तरह से उन्हें अपना हिस्सेदार बना लिया। इससे तो दुश्मनी भी खत्म हो जाती होगी और शासन चलाना भी आसान हो जाता होगा। यही उनकी दूरदर्शिता थी। वो जानते थे कि सबको खत्म करके राज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा उन्होंने प्रशासन पर भी ध्यान दिया। 1723 में उन्होंने एक नया राजस्व बंदोबस्त लागू किया। नया राजस्व बंदोबस्त? जी, कहा जाता है कि उन्होंने लगान की दरें वाजिब रखीं और किसानों को बड़े जमींदारों के जुल्म से बचाने की कोशिश की, क्योंकि जब किसान खुशहाल होता है तभी राज्य का खजाना भी भरता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने किसानों को जमींदारों से बचाया, लेकिन क्या ये वाकई में मुमकिन था? जमींदार तो बहुत ताकतवर थे, उन्होंने इसे लागू कैसे किया होगा? देखिए, ये रातों रात नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने एक मजबूत और वफादार प्रशासन खड़ा किया। और उनकी एक और खास बात थी जो बंगाल के नवाबों में भी दिखती है। वो क्या? उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों में कोई भेदभाव नहीं किया। उनके कई बड़े सेनापति और अधिकारी हिंदू थे। अच्छा। जब वो किसी बागी जमींदार पर कार्रवाई करते थे तो उसका धर्म नहीं देखते थे, सिर्फ उसकी बगावत देखते थे। और इतने सारे विद्रोहियों से निपटने के लिए इसके लिए तो एक बहुत मजबूत सेना की जरूरत पड़ी होगी। क्या उनके पास ऐसी फौज थी? हमारे स्रोत इस बारे में क्या बताते हैं? हाँ, उनकी फौज बहुत अनुशासित थी। पता चलता है कि सैनिकों को अच्छी तनख्वाह मिलती थी, उनके पास अच्छे हथियार थे और उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी।
एक कुशल प्रशासन और एक मजबूत सेना के दम पर ही वो 1739 में अपनी मौत से पहले अवध को लगभग एक आज़ाद और ख़ानदानी रियासत बनाने में कामयाब हुए। तो उन्होंने जो नींव रखी वो बहुत मजबूत थी। बहुत मजबूत। सादत खान की 1739 में मौत के बाद उनके भतीजे सफदर जंग ने गद्दी संभाली और यहाँ से अवध की ताकत और भी बढ़ जाती है ना? हाँ बिल्कुल। वो तो दिल्ली की राजनीति में भी एक बड़ा नाम बन गए थे। हाँ, सफदर जंग का कद और भी बड़ा था। 1748 में उन्हें पूरे मुगल साम्राज्य का वजीर बना दिया गया। वजीर मतलब प्रधानमंत्री जैसा पद? जी, प्रधानमंत्री जैसा पद था। साथ ही उन्हें इलाहाबाद का सूबा भी मिल गया। अच्छा, तो अवध और इलाहाबाद दोनों उनके पास थे। उन्होंने अपने इलाके के लोगों को लगभग 15 साल तक शांति दी, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी नेमत थी। लेकिन उनके सामने चुनौतियां तो नई खड़ी हो गई होंगी। दिल्ली का वजीर बनने का मतलब था कि अब उनके दुश्मन भी बड़े हो गए थे। बिल्कुल। उन्हें एक तरफ रोहिलों और बंश पठानों से लड़ना पड़ा, तो दूसरी तरफ मराठों की बढ़ती ताकत भी एक बड़ी चिंता थी। यहीं पर उनकी कूटनीति काम आई। उन्होंने मराठा सरदारों से गठबंधन किया ताकि उनका इलाका मराठों के हमलों से बचा रहे। और उन्होंने राजपूतों और स्थानीय शेखजादों का भरोसा भी जीता। एक मिनट, मराठों से गठबंधन? उस दौर में तो मराठे सबसे बड़ी ताकत माने जाते थे, जो हर जगह हमले कर रहे थे। उनसे दोस्ती करना तो बहुत महंगा सौदा रहा होगा। बहुत महंगा। और हमारे पास इसके आंकड़े भी हैं जो अवध की आर्थिक ताकत दिखाते हैं। बताइए। 1750-51 में जब उन्होंने बंश पठानों के खिलाफ मराठों से मदद ली, तो वो उन्हें हर दिन का 25,000 रुपए का भत्ता देते थे। हर दिन का? जी हाँ। और जाटों की मदद के लिए रोज 15,000 रुपए देते थे। रुकिए, हर दिन 25,000 और 15,000 मतलब 40,000 रुपए रोज? हाँ, 40,000 रुपए रोज। ये पैसा आ कहां से रहा था? ये पैसा उसी मजबूत राजस्व प्रणाली से आ रहा था जिसकी नींव सादत खान ने रखी थी। और ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी ज्यादा। इसके बाद सफदर जंग ने पेशवा के साथ एक बहुत बड़ी संधि की। ये तो आप कहिए राष्ट्रीय स्तर की राजनीति थी। हाँ, इस संधि के बारे में बताइए। ये तो मुगल साम्राज्य को बचाने का एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट लगता है। जी, ये एक समझौता था जिसके तहत पेशवा को बाहरी हमलावर अहमद शाह अब्दाली से मुगल साम्राज्य की रक्षा करनी थी। ठीक है। साथ ही राजपूतों और पठानों जैसे अंदरूनी विद्रोहियों से भी निपटना था। और बदले में पेशवा को 50 लाख रुपए, पंजाब और सिंध जैसे कई इलाकों से चौथ वसूलने का हक और अजमेर और आगरा की सूबेदारी मिलनी थी। ये चौथ क्या होता था? ये शब्द बार बार आता है। चौथ का मतलब था कुल राजस्व का चौथा हिस्सा। ये एक तरह का सुरक्षा टैक्स था। सुरक्षा टैक्स? हाँ, जो भी राजा या नवाब मराठों को चौथ देता था, मराठे उसके इलाके पर हमला नहीं करते थे। तो इस संधि के तहत पेशवा को उत्तर भारत के बड़े हिस्से से ये टैक्स वसूलने का अधिकार मिल रहा था। ये तो एक बहुत बड़ी डील लगती है, लेकिन ये समझौता नाकाम हो गया। क्यों? यहाँ पर उस दौर की राजनीति का असली चेहरा सामने आता है। यहीं पर वफादारी की असलियत दिखती है। पेशवा दिल्ली में सफदर जंग के दुश्मनों से जा मिले। अच्छा। हाँ, जिन्होंने उन्हें एक बेहतर पेशकश की। उन्होंने पेशवा को अवध और इलाहाबाद की सूबेदारी देने का ही वादा कर दिया। मतलब सफदर जंग की ही सूबेदारी? जी, ये उस दौर का सच था। कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं था, सिर्फ स्थायी हित थे। और प्रशासन के मामले में सफदर जंग ने अपने चाचा की नीतियों को ही आगे बढ़ाया है ना? बिल्कुल। उन्होंने इंसाफ का एक अच्छा निजाम बनाया और हिंदुओं मुसलमानों की भर्ती में कोई भेदभाव नहीं किया। ये बात बहुत मायने रखती है कि उनकी सरकार में सबसे ऊंचा पद एक हिंदू के पास था, महाराजा नवाब राय। महाराजा नवाब राय? जी, ये दिखाता है कि काबिलियत को धर्म से ऊपर रखा जाता था। तो इतनी लंबी शांति, इतनी दौलत, इसका असर तो सिर्फ राजनीति और जंग के मैदान तक नहीं रहा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब किसी इलाके में अमन और पैसा होता है तो वहाँ कला और संस्कृति भी तो पनपती है। यहीं से लखनवी तहजीब की कहानी शुरू होती है। एकदम सही। लखनऊ शहर, जो पहले से ही अवध का एक अहम हिस्सा था, 1775 के बाद नवाबों की राजधानी बन गया। और देखते ही देखते उसने कला और साहित्य को संरक्षण देने में दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया। जब मुगल सल्तनत के पतन से दिल्ली की रौनक फीकी पड़ रही थी, लखनऊ एक नए सितारे की तरह चमक रहा था। और ये संस्कृति सिर्फ नवाब के दरबार और अमीरों तक ही सीमित थी या इसका असर आम लोगों तक भी पहुंचा? नहीं, ये सिर्फ दरबार तक सीमित नहीं थी। लखनऊ कपड़ों, इत्र और दूसरे दस्तकारी के सामानों का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। अच्छा। और ये संस्कृति सिर्फ राजधानी में नहीं बल्कि छोटे छोटे कस्बों तक पहुंची, जहां स्थानीय जमींदार और सरदार भी शायरों,
संगीतकारों और कारीगरों को संरक्षण देते थे। इसने एक पूरे क्षेत्र की पहचान बना दी। ये सब सुनकर तो इन नवाबों की एक बहुत ही काबिल और दूरदर्शी शासक की छवि बनती है। लेकिन अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। इनकी निजी जिंदगी। हाँ, क्योंकि हमारे मन में नवाब शब्द सुनते ही शानो शौकत, भोग विलास और बड़ी बड़ी हरमों की तस्वीरें आती हैं। और हमारे स्रोत इस छवि को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। कैसे? सफदरजंग की मिसाल लीजिए। उन्होंने निजी जीवन में बहुत ऊंचे नैतिक आदर्शों को निभाया। वो पूरी जिंदगी सिर्फ अपनी एक ही पत्नी के प्रति वफादार रहे। सिर्फ एक पत्नी? जी, जो उस दौर के किसी भी बड़े शासक या अमीर के लिए लगभग अनसुनी बात थी। और ये सिर्फ सफदरजंग की बात नहीं है ना, यहाँ एक पैटर्न दिखाई देता है। जी, ये एक पैटर्न है। उस दौर के तीनों बड़े स्वायत्त राज्यों हैदराबाद, बंगाल और अवध के संस्थापक कौन कौन? यानी निजामुल मुल्क, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खां और यहाँ अवध में सादत खान और सफदरजंग, ये सभी लोग अपनी निजी जिंदगी में बहुत ऊंचे किरदार के मालिक थे। सच में? हाँ, इनमें से ज्यादातर ने बहुत ही सादा जीवन बिताया। ये धारणा पूरी तरह गलत है कि 18वीं सदी के सभी बड़े रईस, अय्याश और फिजूल खर्च थे। ये तो सच में चौंकाने वाली बात है। तो फिर ये विरोधाभास कहाँ है? अगर वो अपनी निजी जिंदगी में इतने नैतिक और सादे थे, तो फिर उनकी छवि ऐसी क्यों बनी? और राजनीति में उनका व्यवहार कैसा था? विरोधाभास उनके सार्वजनिक और राजनीतिक व्यवहार में था। वहीं पर वे धोखाधड़ी, साजिश और विश्वासघात का सहारा लेने में कोई हिचक नहीं दिखाते थे। अच्छा, जैसे हमने सफदरजंग और पेशवा के मामले में देखा। बिल्कुल। ये व्यक्तिगत ईमानदारी और राजनीतिक अवसरवादिता के बीच एक गहरा बंटवारा दिखाता है। हो सकता है कि घर में वो एक आदर्श इंसान हो, लेकिन सियासत के मैदान में वो हर वो दांव खेलते थे जो सत्ता में बने रहने के लिए जरूरी था। तो इसका मतलब है कि उनकी एक निजी नैतिकता थी और एक राजनैतिक नैतिकता, और दोनों में कोई मेल नहीं था। सही कहा। ये तो इंसान के किरदार की एक बहुत ही पेचीदा तस्वीर पेश करता है। यही 18वीं सदी की राजनीति की सच्चाई थी। ये व्यक्तिगत चरित्र और राजनीतिक मजबूरियों के बीच का संघर्ष था। अपनी रियासत और लोगों को बचाने के लिए उन्हें वो सब करना पड़ता था जो शायद एक व्यक्ति के तौर पर उन्हें पसंद ना हो। आज की ये बातचीत हमें वाकई सोचने पर मजबूर करती है। अवध के नवाबों ने एक तबाह होते साम्राज्य के बीच स्थिरता और समृद्धि पैदा की, एक खूबसूरत संस्कृति को जन्म दिया। लेकिन अपने राजनीतिक मकसदों को पूरा करने के लिए उन्होंने साजिश और धोखे का भी जमकर इस्तेमाल किया। ये हमें सिखाता है कि इतिहास को सिर्फ काले और सफेद में नहीं देखा जा सकता। हर किरदार के कई पहलू होते हैं। एक ही इंसान, एक अच्छा प्रशासक, एक वफादार पति और एक बेरहम राजनीतिक खिलाड़ी तीनों हो सकता है। और यही आज का विचारणीय प्रश्न है। यह हमें इतिहास के किरदारों को समझने के बारे में क्या सिखाता है? क्या किसी शासक की व्यक्तिगत सादगी और नैतिकता को उनके राजनीतिक छल कपट से अलग करके देखा जा सकता है? या फिर उस दौर की मजबूरियां ऐसी थीं कि सियासत में टिके रहने के लिए ये सब जरूरी था? ये विरोधाभास उनकी शख्सियत के बारे में ज्यादा बताता है या उस मुश्किल दौर के बारे में? इस पर जरूर सोचिएगा।